सुहाग रात की रात जैसे ही रवि ने मेरा घूंघट उठाया तो उसके ना होश उड़ गए। अनु की जगह मैं वहां बैठी थी। रवि ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब इस मजाक को बंद करो और अपनी बहन को बुलाओ। मैं अंदर से डरी हुई थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। रवि ने फिर से मुझे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ? अब बस भी करो ये मजाक और जाओ यहाँ से। मैं बहुत थक गया हूँ और अनु भी थक गई होंगी। उसे एक कमरे में ले आओ। मैंने डरते हुए और आंखों में आंसू लिए कहा, मंडप में बैठने से पहले ही दीदी ना कहीं चली गई थी और उसके कमरे से जो पत्र मिला उसमें लिखा था कि वो यहाँ से जा रही है, वो ये अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। उस समय मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने दुनिया की शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे मंडप में बिठा दिया। ये बात पापा को भी नहीं बताई क्योंकि वो पहले से ही दिल के मरीज है। रवि चिल्लाते हुए बोला, इतना बड़ा धोखा, और मुझे धक्का मारते हुए एक कमरे से बाहर चला गया। मैं उसका दर्द समझ सकती थी क्योंकि सगाई के बाद वो दोनों 2 महीने से फोन पर ही लगे रहते थे और रवि रोज किसी न किसी बहाने से उसे बाहर ले जाता था। जब भी मेरी बहन से बात होती वो खुद रवि को बहुत शरीफ कहती थी कि उसने कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर में रवि के घर वालों को भी सब पता चल गया और वो सब मुझे साथ लेकर मेरे घर पहुंच गए। जैसे ही हम घर पहुंचे मम्मी रो रही थी। इससे पहले कि रवि कुछ कह पाता मम्मी ने मुझे देखते हुए कहा, तेरे डैडी को जैसे ही पता चला उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तेरा बड़ा भाई उन्हें अस्पताल लेकर गया है। मैं रोते रोते अपने मम्मी के गले लग गई और मम्मी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तेरी बहन ने सब बर्बाद कर दिया। रवि के घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे तो वो मुझे वही छोड़कर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद डैडी की सर्जरी हो गई। डॉक्टर ने हमें उन्हें कोई सदमा न देने की सलाह दी। अब उन्हें घर लाना था और मैं भी घर पर थी। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें यहाँ देखकर बहुत बुरा लगेगा, क्या तुम रवि से बात करके वहां जा सकती हो? मैं अपनी माँ की बात अच्छे से समझ सकती थी लेकिन रवि के पास जाने से अच्छा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊं और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। फिर बहुत कहने पर मैंने रवि को कॉल मिला लिया। हेलो रवि, कैसे हो? रवि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से पूछा, रवि आप वहां हो? रवि ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपकी डैडी कैसे है? अब पता चला था कि उनका ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा, अब वो ठीक है और डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने को भी कह दिया है। रवि ने जवाब दिया, अच्छा ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारी बहन का कोई फोन आया? मैंने तो बहुत कोशिश की पर उसने अपना फोन बंद कर रखा है। मैंने मन में सोचा, ये अभी भी अनु के बारे में सोच रहा है। अब तो हमारी शादी भी हो गई है। मैंने जवाब दिया, अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। रवि भी ये समझ सकता था। उसने पूछा, तुमने मुझे फोन किया, कोई काम था क्या? मैंने रवि को अपनी स्थिति समझाई तो उसे ज्यादा देर नहीं लगी समझने में। फिर उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दो सोचने का, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। मैंने भी ओके कहते हुए फोन रख दिया और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। वो नहीं मानेंगे। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रवि दीदी से प्यार करता है और उसकी आवाज में वो उदासी मैं पहचान सकती हूँ। मम्मी मेरी बातों से सहमत थी पर क्या कहती और उठकर किचन में चली गई। मैं भी सोफे पर बैठ गई और अपने कॉलेज के अच्छे दिनों को याद करने लगी। शाम को हमारे घर की बेल बजी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला रवि वहां खड़ा था। मैं उसको देखकर थोड़ा चौंक गई क्योंकि मैंने तो उसके फोन करने की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और वो बिना फोन किए सीधा घर ही आ गया था। रवि ने घर आते ही मम्मी को प्रणाम किया और मम्मी ने भी रवि को उठाकर गले लगाया और कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, मेरी लड़की ही पागल थी जो तुम जैसे हीरे को पहचान नहीं पाई। और बेटा इसमें अनीता का कोई दोष नहीं है, इसको अपना लो। रवि ने मेरी तरफ देखा और फिर मम्मी को बैठने को कहा। मैं अनीता को ही लेने आया हूँ और मेरी तरफ देखते हुए मुझे अपना सामान पैक करने को कहा। मैं भी शायद ये ही चाहती थी और जल्दी से अपना सामान पैक करके गाड़ी में रखा और हम दोनों मेरे ससुराल को चल दिए। रवि ने गाड़ी चलाते हुए मुझे कहा, देखो
मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, फिर भी मैं तुम्हें इंसानियत के नाते घर ले जा रहा हूँ। अभी किसी से भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और हमारे रिश्ते से भी कोई ज्यादा उम्मीद मत रखना। हम साथ हैं बस दुनिया के लिए, बाकी हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सोचा अगर रवि मेरे परिवार के लिए इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वैसे भी मैंने रवि को उस नज़र से कभी देखा ही नहीं, पर आज उसकी मेरी नज़र में इज्जत बहुत बढ़ चुकी थी और मैंने रवि को हर खुशी देने का वादा अपने आप से किया। हम घर आ गए। मैंने घर वालों से कुछ दिन कोई बात नहीं की, पर धीरे धीरे सभी मेरे अच्छी दोस्त हो गए। लेकिन रवि से मेरी दूरी अभी भी बनी हुई थी। मैं अब रवि को एक शादीशुदा जिंदगी वाली खुशी देना चाहती थी, पर रवि बेड पे तो मेरे साथ सोता था पर कभी मुझे हाथ नहीं लगाता था। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, पर एक दिन अपनी भाभी से बात करते करते मेरे मुंह से ही निकल गया कि अभी तक हमारा कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बना है। भाभी को जब सच पता चला तो उन्होंने कहा, अरे औरत चाहे तो किसी मर्द में इतनी ताकत नहीं कि खुद को रोक सके। अच्छा तू बता रात को क्या पहन कर सोती है? मैंने जवाब दिया, भाभी वैसा ही नाइट सूट जो मैं मेरे घर पहनती थी, आप भी तो वैसा ही कुछ पहनती थी। भाभी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वो तो घर वालों के सामने पहन कर आती थी, तू तो पागल है। अच्छा सुन, पहले तो कल मेरे साथ मार्केट चल, फिर बताती हूँ। अगले दिन मैं तैयार होकर भाभी के साथ एक मॉल में आ गई। भाभी ने मुझे एक दुकान से पारदर्शी नाइटी दिखाई जो मेरे घुटनों से बहुत ऊपर थी। मैंने नाइटी को पकड़ते हुए कहा, क्या भाभी मैं ये नहीं पहन सकती, वो भी रवि के सामने? ना बाबा ना। भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, सच बता क्या तू रवि से प्यार करती है और चाहती है कि तेरा घर बस जाए? हाँ भाभी मैं चाहती हूँ, पर ये नाइटी में तो पूरा जिस्म दिखेगा, मतलब इसको पहनो या कुछ ना पहनो कोई फर्क ही नहीं है। भाभी ने मुझे हंसते हुए कहा, किसी मर्द को अगर आकर्षित करना है तो थोड़ा थोड़ा दिखाओ और थोड़ा थोड़ा छुपाओ, और अगर रवि को अपना बनाना चाहती है ना तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। अब कुछ कुछ बात मेरे समझ में आ रही थी। उस दिन भाभी ने मुझे नाइटी और कुछ ट्रांसपेरेंट लिंजरीज लेकर दी और हमने फिर वही रेस्टोरेंट में खाना खाया और उनको घर छोड़ते हुए मैं अपने घर आ गई। शाम को घर पहुंची और किचन में माँ जी के साथ खाना बनाया। रवि भी ऑफिस से 8 बजे तक घर पहुंच गए। फिर हम सब ने साथ में डिनर किया और अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने अपनी अलमीरा खोली वो नाइटी वाला बैग ऊपर ही पड़ा था। मुझे याद आया आज तो ये पहननी है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने उसको पहन लिया और मिरर के पास जाकर खुद को देखा तो मुझे भी शर्म आ रही थी और मैं सोच रही थी इस हाल में तो रवि के सामने नहीं आ सकती। ये नाइटी तो बिल्कुल पारदर्शी है और रवि पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। इसके अंदर कुछ तो डाल लेती हूँ। तभी मुझे रवि के आने की आहट हुई और मैं बाथरूम में भाग गई। अब मैं सिर्फ नाइटी में ही थी और बाहर रूम में रवि भी आ चुका था। मैं सोच रही थी कि इसको पहन नहीं सकती और रवि को बाथरूम से आवाज लगाई, रवि प्लीज मेरा नाइट सूट देना। रवि ने जवाब दिया, तुम खुद ले लो, मैं लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा हूँ। फिर से कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, प्लीज पकड़ा दो ना। फिर उसने मुझे अलमीरा में मेरा नाइट सूट ढूंढा और बाथरूम के बाहर से मुझे पकड़ा दिया। मैंने भी थैंक यू कहा और जल्दी से नाइटी चेंज की और बेडरूम में सोने आ गई। मुझे बहुत रिलैक्स्ड महसूस हो रहा था पर अपने आप पर ना गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन सुबह सब अपने काम में बिजी थे और मेरा मन मुझे कोस रहा था। मैं भी घर का काम करके थक गई और दोपहर को सोने के लिए अपने रूम में आ गई। मैंने फिर से वो नाइटी निकाली और पहन ली और शीशे के आगे आकर बैठ गई। अभी भी ऐसा लग रहा था कि मैं नंगी बैठी हूँ, पर इस बार मैंने अब वो पैंटी और ब्रा भी पहनी थी, पर वो भी पारदर्शी ही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ तो पहना है, सिर्फ नाइटी से तो अच्छा है। मैंने आज कसम खाई कि ऐसे ही रवि मुझे देखेगा और मैं ब्लैंकेट लेकर सो गई। जब मैं शाम को उठी तो मेरे उठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सर दर्द का बहाना बनाकर अपने रूम में ही पड़ी रही। रवि भी शाम को आ गए। उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया पर मैं नहीं गई। किसी ने इस बात का बुरा भी नहीं माना और मेरा खाना लेकर रवि कमरे में आ गए। मैं अभी भी ब्लैंकेट में लेटी थी। उन्होंने मेरे सर पर
हाथ लगाकर चेक किया, बुखार तो नहीं है, ये अच्छी बात है, चलो अब खाना खा लो और फिर से सो जाना। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा चलो मैं खिला देता हूँ, और उन्होंने मेरे पास बैठकर चावल का चम्मच मेरे मुंह में डाला। मैं भी उठकर बैठ गई। जैसे ही मैं उठी मेरा ब्लैंकेट थोड़ा नीचे को हो गया। तभी रवि ने मेरे वक्षों की तरफ देखा और उसका हाथ वही फ्रीज हो गया। उसने बड़ी तेजी से अपनी नजरों को नीचे किया और अपने आप का ध्यान ठीक किया और फिर से मुझे खाना खिलाने में लगा। मैं भी ऐसे बनने की कोशिश कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जैसे ही मेरे मुंह में खाने का चम्मच डालता उसकी आंखें मेरे वक्षों की तरफ रुक सी जाती। मैंने उसको और तड़पाने के लिए पूरा ब्लैंकेट ये कहते हुए हटा दिया कि अब मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है। और सच में मुझे जैसे वो देख रहा था मेरे अंदर एक आग सी लग रही थी। मेरी नाइटी थोड़ी और ऊपर को थी और मेरी पैंटी के अंदर की लाइन साफ दिख रही थी, पर मेरा पूरा ध्यान रवि की आंखों की तरफ था जो मुझे ऊपर से नीचे देखी जा रही थी। और अचानक से उसके हाथ से चम्मच छूट गया और थोड़े चावल मेरे उभरे हुए वक्षों पर गिर गए। रवि ने जल्दी से सॉरी बोला और राइस को अपने हाथों से हटाने लगा। उसका हाथ जैसे ही मेरे बदन को छुआ मेरे मुंह से आ निकल गई। उसके हाथ अब गिरे हुए राइस तो नहीं उठा रहे थे पर मेरे निपल्स को छू रहे थे। वो मेरे पास आया और अपने होठों से ही मेरे वक्षों पर गिरे चावल के दानों को खा रहा था और मैं उसके स्पर्श से पागल हुई जा रही थी। मैं रवि के चुम्बन को महसूस करती हुई अंदर से कपकपा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले लिया। रवि मुझे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। उसके दोनों हाथ मेरे वक्षों पर थे और जीभ से मेरे निप्पल्स को कुरेद रहा था। उसके इतना करते हुए मेरे पैरों की एड़ियां आपस में रगड़ने लगी और अपने आप मेरे होठों से आ की सिसकियां करने लगी। उसने मेरी नाइटी लगभग फाड़ ही डाली थी। मेरा पूरा बदन उसके सामने नग्नावस्था में था और वो मेरे शरीर के एक एक अंग का दीदार कर रहा था। फिर रवि ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और मेरे ऊपर आ गया। फिर रवि ने मेरे पैरों को थोड़ा सा खोल दिया और मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसको अपनी स्वीकृति दी और मेरी आंखें बंद हो रही थी। रात के सन्नाटों में सिर्फ हम दोनों की लंबी चलती सांसें और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। हम दोनों उत्तेजनों के ऊपरी स्टार पर थे और तभी रवि ने मेरे कान के पास आकर कहा, आई लव यू। ये सुनते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई और मैंने अपने मन से ही अपनी भाभी को शुक्रिया किया। काफी देर हम दोनों एक दूसरे को बाहों में पकड़े हुए दूसरे को महसूस कर रहे। वह मुझे काफी देर तक प्यार से देखता रहा और मैं उसको। आज की रात हमारी वैवाहिक जीवन की